प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा स्वतंत्रता। क्या आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा स्वतंत्रता के संदर्भ में होगा। और स्वतंत्रता के संदर्भ में आज हम 3 बातें ले रहे हैं: स्वतंत्रता का अर्थ, परिभाषा और स्वतंत्रता का महत्व। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, इसकी जानकारी आपको हो सके, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा लेक्चर किस पर होगा? स्वतंत्रता, राजनीतिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा, अर्थ, परिभाषा और महत्व। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में जब हम राजनीति विज्ञान को गहराई से समझते हैं, राजनीति विज्ञान की गंभीरता में जाते हैं, राजनीति विज्ञान में जब हम गोते लगाते हैं, तैरते हैं, डूबते हैं, तो एक बात उभर कर सामने आती है। क्या? कि भाई प्राचीन समय से ही जितने भी राजनीतिक विचारक हुए हैं, उन सभी राजनीतिक विचारकों के विचारों को हम केवल स्वतंत्रता की अवधारणा के आधार पर समझ सकते हैं। अर्थात वास्तव में जब राजनीतिक चिंतन के कुछ शाश्वत प्रश्न उभर कर सामने आते हैं, तो भाई उनमें सबसे महत्वपूर्ण रूप में स्वतंत्रता ही आता है। अर्थात प्राचीन समय से ही किसी न किसी रूप में स्वतंत्रता के ऊपर प्रत्येक राजनीतिक विचारक ने अपने विचार दिए हैं। और सभी विचारकों ने, मतलब सभी राजनीतिक विचारकों ने इस बात के ऊपर बल दिया है। किस बात के ऊपर? कि आखिर व्यक्ति स्वतंत्र कैसे हो। भाई अगर हम जीन जैक्स रूसो की बात करें, तो रूसो ने स्पष्ट रूप में कहा था कि मानव स्वतंत्र जन्मता है लेकिन सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। तो जीन जैक्स रूसो भी बंधनों को तोड़ने की बात कर रहा है। जब हम कार्ल मार्क्स का अध्ययन करते हैं, कार्ल मार्क्स भी क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि विश्व के मजदूर तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और यदि तुम्हारे पास खोने के लिए है तो तुम्हारे पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां, जंजीरें हैं, बंधन है। इसका मतलब रूसो भी, कार्ल मार्क्स भी, इसी के साथ में प्लेटो की भी चर्चा हम करें, अरस्तु की भी चर्चा करें, सुकरात की भी चर्चा करें, सुकरात से पीछे जाते हैं, हम हिब्रू राजनीति की बात करते हैं। हिब्रू मतलब एक जनजाति का नाम है, हिब्रू राजनीति की बात करते हैं। सर्वत्र एक ही बात मिलती है कि सभी किसी न किसी रूप में स्वतंत्रता की बात करते हैं। मतलब संपूर्ण मानव इतिहास का अध्ययन करते हैं तो सच्चाई यह है कि मानव स्वतंत्रता चाहते हैं। अर्थात ये भरसक प्रयास करते हैं व्यक्ति कि हमारा जीवन स्वतंत्र हो, हम स्वतंत्र रूप में अपना जीवन व्यतीत करें। परंतु आज तक भी व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है और ना ही हो सकती है। किसी न किसी रूप में समाज व्यवस्था के, राज व्यवस्था के नियमों का उनके ऊपर बंधन रहेगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वह राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा स्वतंत्रता से संबंधित है। ये मैंने थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि तय की है। इसका मतलब ये है कि वास्तव में संपूर्ण राजनीतिक चिंतन को यदि आप समझना चाहते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, केवल स्वतंत्रता की अवधारणा को आप ले लो, केवल स्वतंत्रता की अवधारणा को ले लो आप। इसके आधार पर संपूर्ण पश्चिमी और भारतीय राजनीतिक चिंतन को आसानी से समझा जा सकता है। सर्वत्र स्वतंत्रता की बात की गई है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। हालांकि यहाँ स्वतंत्रता का मतलब ये, फिर चाहे वो पारिवारिक स्वतंत्रता की बात आए, सामाजिक स्वतंत्रता की बात आए, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता अनेक प्रकार होते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति, हकीकत यह है कि स्वतंत्रता चाहता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ, परिभाषा और महत्व 3 बातें ले रहा हूँ। तो मुझे विश्वास है कि जो मैंने संकेत किया है उस तरफ आप जा चुके होंगे। मैंने किस तरफ संकेत किया है कि राजनीतिक चिंतन के कुछ शाश्वत प्रश्न होते हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है, जिनका उत्तर आज तक नहीं मिला है, और जिनमें से एक प्रश्न है स्वतंत्रता की व्यक्ति को किस रूप में, कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसके ऊपर स्पष्ट रूप में अंतिम उत्तर आज तक नहीं मिला है और आगे भी नहीं मिल सकता है। ये ध्यान रखना है। अब देखिएगा, मैंने डायग्राम बनाया है व्यक्ति राज्य। इसका क्या मतलब हुआ? भाई व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसके कुछ आधार होते हैं, ध्यान समझना है।
व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों के कुछ आधार होते हैं और इन आधारों में जैसे कानून है, अधिकार है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, ठीक है भाई, और राजनीतिक बाध्यकारिता है। राजनीतिक बाध्यकारिता के ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, जब व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो इसके कुछ आधार होते हैं। मैंने आपको बता दिया, कानून, अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, राजनीतिक बाध्यकारिता। राजनीतिक बाध्यकारिता मैंने अपलोड कर दिया है, अधिकार के बारे में मैंने सब बातें अपलोड कर दी हैं, और यहाँ इसका मतलब जो है कर्तव्य की बात भी कर सकते हैं। कर्तव्य भी व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का आधार है, तो कर्तव्य के ऊपर भी मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वह केवल स्वतंत्रता के संदर्भ में। तो अब हमें यहाँ ये देखना है कि वास्तव में स्वतंत्रता है क्या चीज। इधर आइएगा, स्वतंत्रता, समानता, इसका मतलब क्या है? बीच में मैंने न्याय दिखाया है, क्या मतलब है इसका भाई? पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और समानता में जो समन्वय की भूमिका निभाता है वह न्याय निभाता है। अर्थात वास्तव में किस सीमा तक स्वतंत्रता दी जाए, किस सीमा तक समानता को स्वीकार किया जाए, यह जो कार्य किया जाता है न्याय के द्वारा किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि न्याय की अवधारणा स्वतंत्रता और समानता में समन्वय की भूमिका निभाता है। कौन? न्याय, जस्टिस। क्या कहा मैंने? न्याय समन्वय की भूमिका निभाता है। और मैं यहाँ आपको संकेत दे रहा हूँ कि राजनीति विज्ञान की मुख्य समस्या यही है, क्या? कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। किसी भी देश में यदि अति को अपनाया गया है, चाहे स्वतंत्रता हो चाहे समानता हो, इन दोनों में से यदि अति को अपनाया गया है, मान लीजिएगा किसी देश में बहुत ज्यादा समानता है, स्वतंत्रता नहीं है, तो उससे शासन व्यवस्था का भी अंत होगा, जैसे सोवियत संघ का विघटन होगा। इसी प्रकार से कहीं पर बहुत ज्यादा स्वतंत्रता है, तो ये डेफिनेटली है कि वहां पर किसी भी रूप में व्यवस्था नाम की चीज नहीं मिलेगी। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि राजनीति विज्ञान की मुख्य समस्या यही है कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, और ये सामंजस्य का जो कार्य किया जाता है न्याय के द्वारा किया जाता है। और इसी के साथ में इस सामंजस्य की बात आती है तो इसके बारे में विभिन्न दृष्टिकोण प्रचलित हैं, जैसे उदारवादी दृष्टिकोण है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। इन सब के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, यहाँ तक के लिए संकेत मात्र दिया है मैंने। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये यहाँ मैंने नोट किया चिंतन का केंद्र। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वास्तविक रूप में संपूर्ण पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का जब हम अध्ययन करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में जब हम राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं, चाहे भारतीय राजनीतिक चिंतन ही क्यों ना हो, भारत में भी जब हम राजा राम मोहन राय से राजनीतिक विचारकों का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं, तो राजा राम मोहन राय से लेकर के और हम मोहनदास करमचंद गांधी जी तक जाते हैं, तो ये सभी भी तो स्वतंत्रता की बात कर रहे थे भाई, क्योंकि हम ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, राज सत्ता विदेशी थी और हम जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता चाह रहे थे। मतलब डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं 1947 से पहले भारत वास्तव में एक राष्ट्र तो था लेकिन राज्य नहीं था। क्यों? क्योंकि राष्ट्र स्वतंत्र भी हो सकता है, परतंत्र भी हो सकता है, लेकिन राज्य हमेशा स्वतंत्र होगा। तो 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था, राष्ट्र हो सकता था भी, लेकिन राज्य नहीं था ये। अब ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि राजा राम मोहन राय है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, ठीक है, इतने मतलब यहाँ मैं कहूँगा कि इतने ज़्यादा विचारक हैं ये, जिनका एक नाम काउंट कराना यहाँ मैं उचित नहीं समझता हूँ, मैंने संकेत दिया है। तो डेफिनेटली सब स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा है कि संपूर्ण राजनीतिक चिंतन का जो केंद्र है ना, वह स्वतंत्रता की अवधारणा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब मैंने यहाँ नोट किया स्वस्थ लोकतंत्र में स्वतंत्रता समानता उसका आधार होते हैं। नोट कीजिएगा यहाँ, स्वस्थ लोकतंत्र में भाई किसी भी देश के अंतर्गत यदि स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना आपको करनी है तो डेफिनेटली वहां स्वतंत्रता तथा समानता जो होती है वो लोकतंत्र के आधार होते हैं। अर्थात वहां स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य बिठाने का काम किया जाता है। और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि स्वतंत्रता और समानता उसके आधार हो। किसके? लोकतंत्र के। तो यहाँ ये बात आपको नोट करनी है। आगे बढ़िएगा, यूनान, रोम, मैंने आपको पहले संकेत दे दिया था, यूनान, रोम, इंग्लैंड व अन्य देशों में आप भारत का विशेषकर नाम ले सकते हैं। भारत, भाई भारत में भी तो 1947 से पहले हम देखते हैं तो हम ब्रिटिश राज सत्ता के अधीन थे। तो हमारे यहाँ पर जो है आंदोलनकारियों ने किसी न किसी रूप में ये भरसक प्रयास किया था कि भाई ब्रिटिश राज सत्ता का अंत हो जाए,
और अंत में जाकर हुआ भी था। तो उनका जो चिंतन का केंद्र था वो क्या था? स्वतंत्रता की प्राप्ति। कौन सी स्वतंत्रता की प्राप्ति? राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति था। ठीक है भाई। अन्य देशों का इतिहास स्वतंत्रता व राज सत्ता के बीच संघर्ष का इतिहास रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्वतंत्रता व राज सत्ता के बीच संघर्ष का इतिहास रहा है। तो भारत में आप देखिएगा 1947 से पहले यहाँ संघर्ष किसका था? स्वतंत्रता व राज सत्ता का ही था। भाई जैसे तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो मूल बात ये किससे लेकर के रहेंगे? ब्रिटिश राज सत्ता से। क्या? स्वराज स्वतंत्रता। ठीक है भाई। अब यहाँ फिर मैंने लिखा है, स्पेंसर ने क्या कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि वास्तविक रूप में जब स्वतंत्रता की बात आती है तो यहाँ व्यक्ति बनाम राज्य को एक केंद्र मान के चलते हैं। कौन? हर्बर्ट स्पेंसर। व्यक्ति बनाम राज्य, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति और राज्य ये वास्तव में एक प्रकार से दो शिविर हैं संघर्ष के दो शिविर हैं, दो भाग हैं संघर्ष के। राज्य है, व्यक्तियों को सुविधाएं देता है, लेकिन शिकायत की जाती है कि भी राज्य के द्वारा व्यक्तियों को कुछ जो अधिकार दिए जाते हैं, कभी कभी उनके अधिकारों का हनन भी किया जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है और राज्य पूर्ण रूप में राज सत्ता का प्रयोग करना चाहता है। अर्थात एक तरफ स्वतंत्रता, दूसरी तरफ सत्ता। एक तरफ स्वतंत्रता, दूसरी तरफ सत्ता है। तो ये परस्पर विरोधी दो शिविर हैं। किसका कहना है? हर्बर्ट स्पेंसर का। यहाँ मैं अगर इस बात को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि भाई वास्तविक रूप में स्वतंत्रता, समानता और सत्ता, एक बात और जोड़ दूंगा मैं यहाँ, स्वतंत्रता, समानता और इधर आप नोट कर सकते हैं सत्ता। स्वतंत्रता, समानता और सत्ता के मध्य उचित सामंजस्य होना चाहिए। जिस देश में स्वतंत्रता, समानता और सत्ता के मध्य उचित सामंजस्य होता है वह श्रेष्ठ शासन प्रणाली होती है। नोट करेंगे। अब चूंकि मैंने यहाँ सत्ता का नाम लिया है तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि केवल स्वतंत्रता की चर्चा करेंगे हम यहाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम इसकी उत्पत्ति कैसे होती है इस शब्द की। तो लिखेंगे स्वतंत्रता का अंग्रेजी अनुवाद लिबर्टी है। क्या है? नोट करें, स्वतंत्रता का अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? लिबर्टी। क्या कहते हैं? लिबर्टी है। और जिसकी व्युत्पत्ति, मतलब जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा की, कौन सी भाषा की? एग्जाम पूछ लिया जाता है। लैटिन भाषा के शब्द लीबर से हुई है। नोट करेंगे, लैटिन भाषा के शब्द लीबर से हुई है और लीबर का अर्थ है सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। नोट करें, यह है मूल बात समझने की, सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। फिर से बोल रहा हूं, स्वतंत्रता का अंग्रेजी अनुवाद लिबर्टी है। क्लियर? जिसकी व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लीबर से हुई है और लीबर का अर्थ क्या है? सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। मतलब यहाँ मूल बात ये आ रही है कि भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। यहाँ लीबर का ये मतलब है, मतलब राज्य के द्वारा किसी भी रूप में व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन मुझे बताइएगा, क्या ये जो बात कही जा रही है ये श्रेष्ठ है? नहीं भाई। अगर समाज व्यवस्था को आपको आदर्श बनाना है, आदर्श समाज व्यवस्था का निर्माण करना है, तो व्यक्ति के द्वारा जो अनुचित कार्य किए जाएंगे उसके ऊपर तो प्रतिबंध लगाना ही पड़ेगा। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। डेफिनेटली लगाया जाएगा। मैं इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा, यहाँ लास्ट की परिभाषा जब बताऊंगा पुल का उदाहरण दूंगा। मैंने इसलिए पहले संकेत दे दिया है कि कहीं मेरे दिमाग में से निकल ना जाए ये उदाहरण। ये मैं उदाहरण दूंगा, इसके आधार पर आप इतने अच्छे रूप में समझेंगे कि वाकई ये अवधारणा है क्या चीज। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्लियर हो गए सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। फिर मैंने लिखा है प्रतिबंधों के बिना काम नहीं चल सकता। मतलब लीबर का अर्थ तो ये होगा कि सभी प्रकार के बंधनों का अभाव, मतलब व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, उसे पूर्ण रूप में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। व्यक्ति जो चाहे वो करे, उसकी इच्छा है, कुछ भी करे, राज्य के द्वारा उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यहाँ लीबर का ये मतलब है। लेकिन यहाँ मैंने लिखा है प्रतिबंधों के बिना काम नहीं चल सकता। मतलब डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के ऊपर यदि मान लीजिएगा वह अपने लिए ही कोई अनुचित कार्य करता है, समाज के लिए कोई गलत काम करता है, तो क्या फिर उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए? मैंने कह दिया है आपको, अगर आदर्श समाज व्यवस्था की स्थापना करना है तो भाई व्यक्तियों के अनुचित कार्यों पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। क्यों? मान लीजिएगा किसी व्यक्ति की मरने की इच्छा है और हमें पता लग रहा है, तो क्या हम उसको मरने देंगे? नहीं मरने देंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में व्यक्ति की इच्छा ये नहीं है क्या कि मैं मर जाऊं। हकीकत ये है कि कुछ समय का ये आवेश है और हम यहाँ यदि व्यक्ति को मरने से रोक रहे हैं तो इसका मतलब उसको और ज्यादा स्वतंत्रता दे रहे हैं।
उसको अधीन नहीं बना रहे हैं, हम उसको मरने से रोक रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको जो है गुलाम बना रहे हैं, परतंत्र बना रहे हैं, नहीं, हम उसको और ज्यादा स्वतंत्र कर रहे हैं, और ज्यादा स्वतंत्र कर रहे हैं। किस आधार पर? उसको रोक रहे हैं हम कि आपको मरना नहीं है। इसका उदाहरण मैं यहां दूंगा फिर पुल के आधार पर। चलिए आगे लिखा है मैंने, स्वतंत्रता तथा निरंकुश व्यवहार। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मान लीजिएगा व्यक्ति के ऊपर किसी भी रूप में कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जैसा चाहे वैसा करे, तो वास्तव में उसका व्यवहार निरंकुश हो जाएगा, निरंकुश व्यवहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरंकुश व्यवहार हो जाएगा। इसलिए वास्तव में स्वतंत्रता और निरंकुश व्यवहार में फर्क मानेंगे। स्वतंत्रता केवल उसे ही कहा जाएगा जहां व्यक्ति के द्वारा वो कार्य किए जाएं, उन कार्यों को करने की छूट होनी चाहिए जिससे कि उसका स्वयं का, समाज का किसी भी रूप में अहित ना हो। और अगर व्यक्ति का स्वयं का और समाज का अहित हो रहा है तो ऐसे कार्यों को करने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसे कार्यों करने की आज़ादी है तो फिर वह व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वह स्वच्छंद है, अर्थात उसका व्यवहार निरंकुश होगा। निरंकुश व्यवहार स्वच्छंद होगा, स्वच्छंद, उसको स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। चलिए अब इसके बाद में हम लेते हैं स्वतंत्रता की परिभाषाएं। मैंने यहाँ 5 परिभाषाएं ली हैं जिससे कि मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थी इसको नोट कर सके और आपको कहीं दिक्कत नहीं आए और स्वतंत्रता को ठीक से समझे कि वास्तव में यह है क्या चीज़। हालांकि अभी हम स्वतंत्रता के प्रकार वगैरह जो भी है सारी बातें लेंगे तो उसमें सब बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब सबसे पहले परिभाषा ले रहे हैं हम शीले की। शीले किस परिभाषा ले रहे हैं हम? शीले की, जो कि परंपरागत राजनीति विज्ञान से संबंधित विद्वान है। शीले शीले क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। नोट कीजिएगा, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। अति शासन किसे कहते हैं? अति शासन उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यक्ति के समाज के प्रत्येक क्षेत्र पर शासन का अधिकार होता है, शासन का नियंत्रण होता है। व्यक्तियों को किसी भी रूप में, क्या? व्यक्तियों को किसी भी रूप में कोई आजादी नहीं होती है। तो अति शासन का मतलब क्या है? चाहे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, उसके ऊपर शासन का, सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। किसी भी रूप में व्यक्तियों को कोई आजादी नहीं होती है, उसे कहते हैं अति शासन। तो यह स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। बिल्कुल, मतलब अति शासन में तो शासन का नियंत्रण प्रत्येक क्षेत्र पर होता है और स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, उसमें व्यक्ति पूर्ण रूप में स्वतंत्र होगा, वह अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कार्य करे। इसलिए इसीलिए कहा है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। समझ गए? आगे बढ़े। यस। अब है गैटल। गैटल ने कहा है स्वतंत्रता, नोट करें, मैं थोड़ा सा क्या है शॉर्ट में लिखता हूँ, इससे पहले लिखेंगे आप, स्वतंत्रता उन कार्यों को करने व उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति से है जो कि करने या उपभोग करने योग्य हैं। ध्यान दें, यहाँ गैटल क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने, यहाँ इधर आइएगा, व्यक्ति को स्वतंत्रता है ना, तो ये व्यक्ति को क्या स्वतंत्रता है? मैंने आपको पहले कह दिया था कि भाई अगर व्यक्ति के द्वारा अपने हित में, समाज के हित में कार्य नहीं किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको आज़ादी नहीं हो सकती, स्वतंत्रता नहीं हो सकती। ध्यान देंगे, स्वतंत्रता उन कार्यों को करने, उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है, पॉजिटिव पावर, सकारात्मक शक्ति से है जो कि करने या उपभोग करने योग्य है। मतलब केवल उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता जो कि करने के योग्य हैं, बाकी जो अनुचित कार्य है उनको करने की स्वतंत्रता नहीं है। किसका कहना है ये? गैटल का कहना है। ठीक है भाई। आप अगली परिभाषा तीसरी, जीडीएच कॉल। मैंने केवल कॉल लिखा है, आप पूरा नाम लिख सकते हैं, जीडीएच कॉल। जीडीएच कॉल क्या कह रहे हैं? बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का नाम स्वतंत्रता है। नोट कीजिएगा यहाँ, बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का नाम स्वतंत्रता है। मतलब व्यक्ति के द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास किया जाए, पर्सनैलिटी, तो इसके लिए उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। चलिए अगली परिभाषा है मैकनी। ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रकार की पाबंदियों के अभाव नहीं बल्कि अनुचित स्थान पर उचित पाबंदियों की स्थापना है। अब ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण, इसमें डेफिनेटली हम देखें मैकनी की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है, उचित परिभाषा कही जा सकती है। इसमें दोनों बातें आ गई, क्या कि स्वतंत्रता सभी प्रकार की पाबंदियों का अभाव नहीं, फिर से बोल रहा हूं, स्वतंत्रता सभी प्रकार की पाबंदियों के अभाव नहीं, मतलब
वास्तव में स्वतंत्रता सभी प्रकार की पाबंदियों के अभाव नहीं है कि भाई व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार कोई पाबंदी नहीं हो। नहीं भाई, इनका कहना है कि पाबंदी हो सकती है अगर व्यक्ति अनुचित काम करता है। मान लीजिएगा अपने अहित के लिए कार्य कर रहा है या सरकार के संदर्भ में कोई कार्य कर रहा है, समाज के संदर्भ में कोई गलत काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर नियंत्रण हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि व्यक्ति को ऐसे कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं हो सकती है जिससे कि स्वयं व्यक्ति का समाज का किसी भी रूप में अहित हो। ठीक है, तो अभाव नहीं बल्कि अनुचित स्थान पर उचित पाबंदियों की स्थापना है। मतलब अनुचित स्थान पर अगर व्यक्ति के द्वारा कोई भी अनुचित कार्य किया जा रहा है तो उनके ऊपर जो है उचित पाबंदियां लगाई जा सकती हैं और लगाई भी जाती हैं। आज आप देख सकते हैं स्वतंत्रता के दो रूप उभर कर सामने आ गए हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक में तो ये है कि भाई व्यक्ति के ऊपर किसी भी रूप में कोई पाबंदी नहीं होगी, और सकारात्मक में ये है कि भाई व्यक्ति के ऊपर पाबंदी होंगी अगर व्यक्ति अपने हित में काम नहीं कर रहा है, समाज के हित में काम नहीं कर रहा है, कोई अनुचित कार्य कर रहा है, तो सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा उसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा, और आज ऐसा हो भी रहा है। ठीक है, बाकी हम अगले लेक्चर में सारी बातें समझाएंगे। अगली परिभाषा है लास्की, H.J. लास्की, हेरल्ड जोसेफ लास्की, जिनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का व्याकरण। नोट करेंगे आप, इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है राजनीति का व्याकरण। तो राजनीति का जो व्याकरण नामक पुस्तक है, इसी के अंतर्गत इन्होंने स्वतंत्रता, समानता और अधिकार के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा है। मैंने स्वयं ये किताब पढ़ी है, इनकी जो बेसिक मूल किताब है ये मैंने पढ़ा है। इनको गौरवमयी ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक है, अरस्तू की पॉलिटिक्स है। ठीक है भाई, लास्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। इनको क्या नाम दिया जाता है? गौरवमयी ग्रंथ। क्या नाम दिया जाता है? गौरवमयी ग्रंथ। चलिए लास्की क्या कर रहे हैं? स्वतंत्रता ऐसे वातावरण की उत्साहपूर्ण रक्षा करने से है जिसमें मनुष्य को अपने श्रेष्ठतम रूप की प्राप्ति का अवसर प्राप्त हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। ऐसे वातावरण की उत्साहपूर्ण रक्षा करने से, मतलब स्वतंत्रता ऐसे वातावरण की उत्साहपूर्ण रक्षा करने से है जिसमें मनुष्य को अपने श्रेष्ठतम रूप की प्राप्ति का अवसर प्राप्त हो। यहाँ H.J. लास्की का कहना है कि वास्तव में जो स्वतंत्रता है वह एक ऐसा अवसर है जिसमें कि व्यक्ति अपने श्रेष्ठतम रूप की प्राप्ति कर सके, उसकी व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो यहाँ ये बात निश्चित रूप में आएगी लास्की की परिभाषा में कि अगर व्यक्ति के द्वारा कोई अनुचित कार्य किया जाता है तो उसके ऊपर सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और लगाया भी जाना चाहिए, और लगाया भी जाता है। कैसे? मैंने यहाँ लिखा है पुल, मतलब मैं एक पुल के आधार पर समझाना चाहता हूँ कि वाकई व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की आज़ादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, या व्यक्ति के कार्यों पर प्रतिबंध होना चाहिए। जी हाँ, व्यक्ति के कार्यों पर प्रतिबंध होना चाहिए और होता भी है। कैसे? मान लो एक पुल का उदाहरण दे रहा हूं मैं, H.J. लास्की ने उदाहरण दिया है। क्या? एक व्यक्ति पुल पर से गुजर रहा है, पुल के क्षतिग्रस्त होने का भय है, टूटने का भय है, डर है। वहां पर एक पुलिसकर्मी ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, और वह एक 4 व्हीलर ड्राइवर जो है, या 2 व्हीलर का जो ड्राइवर है, 2 व्हीलर से जा रहा है, 4 व्हीलर से जो जा रहे हैं, उनको रोक रहा है कि ठहरिए, आप आगे मत जाइए। अब मुझे बताइएगा कि उनको जब रोका जा रहा है तो क्या ये सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है ये अनुचित है? जी नहीं, क्योंकि उनकी मरने की इच्छा नहीं है। उन लोगों की क्या मरने की इच्छा है? नहीं है ना। तो उनसे कहा जा रहा है कि भाई आगे मत जाइए, आप पुल क्षतिग्रस्त है, अगर आप आगे जाएंगे तो पुल का पता नहीं टूट जाएगा और आप गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो वास्तव में क्या उन लोगों की इच्छा है कि हम मर जाएं? नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ राज्य के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि भाई आगे नहीं जाना है, पुल क्षतिग्रस्त है, टूटा हुआ है, तो ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? नहीं, लगाए जा सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति की मरने की इच्छा नहीं है। इसलिए व्यक्ति के द्वारा किसी भी रूप में कोई भी अनुचित कार्य किया जाता है तो राज्य के द्वारा उसके पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, और लगाया भी जाता है। और जब ऐसा प्रतिबंध लगाया जाता है तो इसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, नहीं, बल्कि आप ये कहेंगे कि व्यक्ति को और ज़्यादा स्वतंत्रता दी जा रही है, क्योंकि व्यक्ति की मरने की इच्छा नहीं है। ये उदाहरण आप नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। आप इसके आधार पर स्वतंत्रता की अवधारणा को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? आपके लिए तो कर रहा हूँ, समझिएगा। अब इसके बाद में हम इसका तीसरा पार्ट लेते हैं, महत्व, स्वतंत्रता का क्या महत्व है। अब ध्यान दें, वास्तविक रूप में व्यक्ति, समाज और राज्य, क्या कहा है मैंने? व्यक्ति, समाज और राज्य, इन तीनों के लिए ही स्वतंत्रता का महत्व है। ये मैंने संकेत दे दिया है, और इस बात को मैंने 7 बिंदु में लिख भी दिया है। जैसे व्यक्ति के विकास का साधन है,
भाई व्यक्ति की बात आती है तो स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास का साधन है। समाज की बात आती है तो इधर नोट करेंगे आप कि सामाजिक जीवन का अनुकूल वातावरण पैदा करती है कौन? स्वतंत्रता। राज्य की बात आती है तो राज्य की स्वाधीनता का सूचक है ये, मतलब राज्य की स्वाधीनता का सूचक है स्वतंत्रता। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि वास्तव में व्यक्ति, समाज और राज्य इन तीनों के लिए स्वतंत्रता का महत्व है। व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। समाज भी जो है स्वतंत्र नहीं है तो वहां पर वास्तविक रूप में अनुकूल वातावरण पैदा नहीं किया जा सकता है। और यदि राज्य स्वतंत्र नहीं है तो डेफिनेटली वो स्वाधीन भी नहीं है। ठीक है भाई। अब इसका महत्व 8 बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। नंबर 1, व्यक्ति के विकास का साधन होती है। ध्यान दें भाई, स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास का साधन होती है। क्यों? अगर मान लीजिएगा एक व्यक्ति ऐसा है जो कि कंप्लीट किसी अन्य के अधीन है, दास है, जैसा कि अरस्तु ने दासता का सिद्धांत दिया है, दास भी कह सकते हैं, और दूसरे व्यक्ति के इशारे पर कार्य कर रहा है, या किसी देश के अंतर्गत तानाशाही शासन व्यवस्था है, तो क्या वहां व्यक्ति का विकास हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको किसी भी रूप में कोई आज़ादी है ही नहीं, ना वो स्वतंत्र रूप में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, कोई भी गतिविधि स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। इसलिए इसका पहला महत्व यह है कि स्वतंत्रता से व्यक्ति के विकास होता है या व्यक्ति का विकास होता है। तो नोट करिए आप, व्यक्ति के विकास का साधन होती है स्वतंत्रता। ऐसे भी नोट कर सकते हैं आप, स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास का साधन होती है। नोट करेंगे, स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास का साधन होती है। दूसरा, स्वतंत्रता व्यक्तित्व की प्रगति का संकेत है। ध्यान देंगे, स्वतंत्रता व्यक्तित्व की प्रगति का संकेत है। अर्थात व्यक्ति, मान लीजिएगा कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, दुनिया भर की स्वतंत्रताएं होती हैं। उनमें यदि मान लीजिएगा व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, किसी अन्य के अधीन है, चाहे फिर वह राज्य सरकार हो या कोई और क्षेत्र हो, परिवार की बात आ सकती है। परिवार में भी ऐसे बहुत सारे परिवार होते हैं जो जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार होते हैं, उनके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो है हम देख पाते हैं कि कुछ सदस्यों को जो है किसी भी रूप में स्वतंत्रता नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, उसकी व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए स्वतंत्रता व्यक्तित्व की प्रगति का संकेत है। मतलब वास्तव में यदि व्यक्ति स्वतंत्र है तो ऐसी स्थिति में उसकी व्यक्तित्व का विकास होगा ही होगा। तीसरा है, हमारे हित की पूर्ति का आश्वासन है। ध्यान देंगे, स्वतंत्रता हमारे हित की पूर्ति का आश्वासन है। अगर मान लीजिएगा व्यक्ति को स्वतंत्रता, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये मान के चला जाता है कि व्यक्ति विवेकवान प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है, तो ऐसी स्थिति में अपने हित में स्वयं निर्णय ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में राज्य के द्वारा इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। जैसे आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत बात आती है तो हस्तक्षेप की नीति की बात की जाती है। हस्तक्षेप की नीति की बात की जाती है कि भाई राज्य को आर्थिक क्षेत्र में किसी भी रूप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यक्ति स्वयं अपना निर्णय ले सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता का ये महत्व है। क्या महत्व है? कि स्वतंत्रता हमारे हित की पूर्ति का आश्वासन है। अगर व्यक्ति स्वतंत्र है तो अपना हित अहित, उचित अनुचित स्वयं जानता है और अपने हित में अच्छे निर्णय ले सकता है। चौथा है, स्वतंत्रता राष्ट्र को राज्य बनाती। देखो ये जो चौथा बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण, इसको समझें। स्वतंत्र राष्ट्र को राज्य बनाती, क्या मतलब हुआ इसका बेटो, समझना है। अरे भाई, एक राष्ट्र जो होता है ना, राष्ट्र और राज्य ये दोनों अवधारणाएं अलग अलग है। मैं इनके ऊपर भी एक लेक्चर अपलोड करूंगा, राष्ट्र पर भी राज्य पर भी, इनका क्या भावार्थ है, क्या कुछ, ये सब बातें मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपको वादा किया है कि पॉलिटिकल साइंस का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो राष्ट्र क्या होता है, स्वतंत्र भी हो सकता है, परतंत्र भी हो सकता है, लेकिन राज्य निश्चित रूप में स्वतंत्र होगा, क्योंकि राज्य का निर्माण 4 तत्वों से होता है मेरे भाई, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो डेफिनेटली राष्ट्र स्वतंत्र भी हो सकता है, परतंत्र भी हो सकता है, लेकिन राज्य निश्चित रूप में स्वतंत्र होगा। इसलिए स्वतंत्रता राष्ट्र को राज्य बनाती है। मान लीजिएगा एक राष्ट्र है, पहले परतंत्र है, भारत की चर्चा कर सकते हैं। 1947 से पहले हम राष्ट्र होते थे लेकिन राज्य नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारे पास संप्रभुता नहीं थी, हम स्वतंत्र नहीं थे। अरे भाई, राज्य के निर्माण के 4 तत्व है ना, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। तो हमारी जनसंख्या भी थी, निश्चित भूभाग भी था है, और सरकार भी थी, लेकिन हम संप्रभु नहीं थे, हम किसी अन्य राज सत्ता के अधीन थे, ब्रिटिश राज सत्ता के अधीन थे। तो आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता राष्ट्र को राज्य बनाती है। राष्ट्र क्या बना देती है? राज्य बना देती है। 1947 से पहले राष्ट्र था लेकिन राज्य नहीं था, और 1947 में जैसे ही भारत को जो है आज़ादी प्राप्त होती है तो डेफिनेटली ये क्या बन जाता है? राज्य बन जाता है। और इसे क्या कहते हैं आज हम? राष्ट्र राज्य। भारत एक राष्ट्र राज्य है। ठीक है। 5वां है, स्वतंत्रता की इच्छा मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति। ध्यान दीजिएगा,
स्वतंत्रता की इच्छा मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मतलब ये व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह किसी अन्य के अधीन नहीं रहना चाहता है, स्वतंत्र रूप में जीवन जीना चाहता है। आप यदि परिवार का उदाहरण लेते हो, परिवार के अंतर्गत आप देखिएगा जब एक बच्चे की आयु 14-15 वर्ष हो जाती तो वो भी आज़ादी चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है कि नहीं चाहता है कि कोई परिवार के कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या बच्चे के ऊपर उचित प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं? लगाए जाते हैं और बच्चे को मानना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से जब बच्चा वयस्क हो जाता है उसके बाद में जैसे आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनका पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं किया जाएगा तो उसको दंड दिया जाएगा। तो इसलिए देखो, राज्य के द्वारा व्यक्ति के ऊपर उचित प्रतिबंध तो लगाए जाएंगे, उचित प्रतिबंध लगाए जाएंगे। व्यक्ति को किसी भी रूप में अनुचित कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और यदि किसी देश के अंतर्गत ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा वहां अराजकता है। छठा है, स्वतंत्रता हमारे अधिकारों के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करती है। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता हमारे अधिकारों के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करती है। मान लीजिएगा व्यक्तियों को किसी रूप में स्वतंत्रता नहीं है और राज्य के द्वारा व्यक्तियों का अधिकार तो दे दी गई, अब अधिकार दे दी गई लेकिन स्वतंत्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करती है। और अंतिम 7वां है, व्यक्ति के विकास का साधन। अब ध्यान देंगे यहाँ, स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास का साधन है। ये 3 बातें होगी ना कि वे स्वतंत्रता व्यक्ति, समाज और राज्य तीनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति, समाज और राज्य तीनों के लिए स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से बोल रहा हूँ, व्यक्ति, समाज, राज्य तीनों के लिए स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास का साधन है। नोट करेंगे, स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास का साधन है। भाई व्यक्ति का जो विकास होगा, व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास होगा ना, बिना स्वतंत्रता के नहीं हो सकता है। और इसके बाद में राज्य की स्वाधीनता का सूचक है, अर्थात जो स्वतंत्रता है वह राज्य की स्वाधीनता का सूचक है। 1947 से पहले जो है हम किसी भी रूप में स्वाधीन नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं थे, हम ब्रिटिश राज सत्ता के अधीन थे। तो राज्य की स्वाधीनता का सूचक है स्वतंत्रता। और तीसरा लिखा है, तथा सामाजिक जीवन का अनुकूल वातावरण है। मतलब स्वतंत्रता सामाजिक जीवन का भी अनुकूल वातावरण है। क्या? स्वतंत्रता सामाजिक जीवन का अनुकूल वातावरण है। 3 बातें आ गई, व्यक्ति भी आ गया, राज्य भी आ गया और समाज भी आ गया। समाज मतलब सामाजिक जीवन का अनुकूल वातावरण है स्वतंत्रता। फिर से बोल रहा हूँ, स्वतंत्रता सामाजिक जीवन का अनुकूल वातावरण है। अतः आप ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता वास्तविक रूप में व्यक्ति, समाज और राज्य इन तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति को, चाहे वो उचित कार्यों की बात आए, व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं हो, परतंत्र है, पूर्ण रूप में किसी अन्य के अधीन है, चाहे वह परिवार हो या कोई सामाजिक संगठन हो, है राजनीतिक संगठन, कुछ भी हो, किसी अन्य के अधीन है, तो डेफिनेटली हमें कह सकते हैं कि उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। राज्य की बात आती है, अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो डेफिनेटली वह स्वाधीन रूप में कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। इसी प्रकार से हम यहाँ समाज की बात करेंगे तो वास्तविक रूप में अगर समाज के अंतर्गत किसी भी रूप में स्वतंत्रता नहीं है व्यक्तियों को, तो उनका जो सामाजिक जीवन है वह कभी भी अनुकूल वातावरण नहीं बना सकता। इसलिए व्यक्ति, व्यक्ति, राज्य, समाज तीनों के लिए स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हो गया स्वतंत्रता की अवधारणा का अर्थ, परिभाषा और महत्व। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता के संदर्भ में काफ़ी वीडियो में अपलोड करूंगा, क्योंकि जब मैंने ये अवधारणा ले ली है और मैंने ये कह दिया है कि स्वतंत्रता राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु है, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है भाई, ये सामान्य बात नहीं है, इसमें बहुत कुछ आ गया है। इसलिए स्वतंत्रता के संदर्भ में मैं जितने भी दृष्टिकोण हैं, इसके प्रकार वगैरह जो कुछ भी है, उस सब बातें मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊंगा। मतलब स्वतंत्रता की अवधारणा, समानता की अवधारणा, न्याय की अवधारणा, दंड की अवधारणा, कानून की अवधारणा, जो शेष बची हुई जितनी भी, इन सब को मैं बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा और इनकी सब बातें मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाऊँगा। तो मुझे विश्वास है आप स्वतंत्रता का अर्थ, परिभाषा, महत्व ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।